हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका एग्जाम बढ़िया गया होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 मेंस। सो इन दिस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ योर मेंस पेपर। इस सेशन में हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। प्रायर टू द स्टार्टिंग वी हैव बेसिक अनाउंसमेंट्स। फ्लैट 25% ऑफ इन 3 months आर अवेलेबल फॉर ऑल द फाउंडेशन बैचेस फॉर गेट एएससी PSUs 2024-2025 which are starting from 30th of June. Then most of the toppers of GATE and ESC are using our class platform only. This is the list of the toppers available for you. जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसमें जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट होगा। मेरा सील स्ट्रक्चर और जियोटेक इंजीनियरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जिन बच्चों को इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना है ऑफलाइन सेंटर के अंदर जियो टेक्निकल का, वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको हैंड रिटन बुक्स भी मिल जाएंगी। यू विल बी गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। हार्ड कॉपी मिलेंगी बुक्स की आपको। इट विल बी डिलीवर्ड विद इन 15 days। अप्रॉक्सीमेटली 19 बुक्स हैं। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा आपको इसके अंदर। देन नो कॉस्ट EMI and 0% interest on the loan is also available if you go for the subscription. That benefit is also available with you. जो नया बैच चालू हुआ है सॉइल का, ये इसके बारे में बताया था मैंने आपको। न्यू बैच फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन ऑफलाइन। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। नाउ विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सो ये पेपर नंबर 1 का पहला प्रॉब्लम है। इसमें भी काफी पार्ट्स है, सारे पार्ट डिस्कस करते हैं एक एक करके। विल टॉक अबाउट ऑल दी पार्ट्स। पहला है एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग यूज्ड फॉर द क्ले प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी ग्लेजिंग यूज करनी है। BMC में सारे प्रॉब्लम थ्योरेटिकली आए थे। क्ले प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी ग्लेजिंग यूज की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्लेजिंग क्या है। ब्रिक की टाइल्स हो गई, अर्दन वेयर्स हो गए, स्टोन वेयर्स हो गए, ये इन सबको हम ग्लेज करते हैं विद एन इम्परमियस फिल्म। क्यों? ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए किससे, केमिकल अटैक से, दूसरी वेदिंग एजेंसी से। तो ब्रिक, टाइल्स, अर्दनवेयर्स ये क्ले के प्रोडक्ट है। स्टोनवेयर्स दे आर ग्लेज्ड बाय एन इम्परमियस लेयर और फिल्म विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द केमिकल अटैक और फ्रॉम अदर वेदरिंग एजेंसीज, जो बाकी वेदरिंग एजेंसीज है। अब खूब तरह की ग्लेजिंग होती है हमारे पास। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग। एक एक करके सबको उठाते हैं। पहली हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग। So first of the glazing which is available with us is transparent glazing. So first type of glazing is transparent glazing. अब क्या है transparent glazing? There are many methods for imparting the transparent glazing, पर जो salt glazing है वो सबसे commonly use की जाती है। Salt glazing is the most commonly used type of transparent glazing. तो इसमें करते क्या है, what we do? इसमें हम जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको बर्न करते हैं हम क्लीन के अंदर। कितना? एट द टेम्परेचर ऑफ 1200 to 1300 डिग्री सेल्सियस। जो हीट होती है क्लीन से प्रोड्यूस होने वाली, वो वॉलेटाइल कर देती है सॉल्ट को, यानी सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर। और ये जो वेपर्स है वो एंटर कर जाते हैं पोर्स ऑफ क्ले आइटम्स, जो भी क्ले के आइटम्स मैंने आपको पीछे बताए हैं। जब ये सॉल्ट के वेपर्स पोर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, दे कंबाइन विद द सिलिका। तो ये सिलिका के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, सोडियम सिलिकेट बना लेते हैं। और जो सोडियम सिलिकेट सो फॉर्म्ड कंबाइंस विद द एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन इन द क्ले टू फॉर्म अ परमानेंट थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस कोटिंग। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग बोलते हैं। सो देयर बाय द नेम कम्स व्हाट, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग। तो ये पहले तरह का ऑप्शन आ गया हमारे पास। इट इज द फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल विद अस व्हिच इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग। द सेकंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज नोन एज व्हाट, लेड ग्लेजिंग। दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, लेड ग्लेजिंग बोलते हैं। अब क्या है लेड ग्लेजिंग? इसमें जो क्ले के आइटम्स होते हैं इसको हम बर्न करते हैं थरोली और डिप कर देते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ लेड ऑक्साइड। क्योंकि लेड ऑक्साइड के सॉल्यूशन में इसको डिप कर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा, लेड ग्लेजिंग। लेड ग्लेजिंग, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड के सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाता है। अब जो पार्टिकल्स होते हैं लेड के, वो एडर कर जाते हैं किसके ऊपर, क्ले आइटम्स के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर क्या बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है, जिस लेयर को हम टेक्निकली लेड ग्लेजिंग का नाम दे देते हैं। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, इसको हम यूज करते हैं इंफीरियर क्ले के आइटम के लिए, विच कैन नॉट विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर जो आपको सॉल्ट ग्लेजिंग में चाहिए। क्लियर? तो ये दूसरे तरह की ग्लेजिंग हो गई हमारी। जैसे सेकंड टाइप ऑफ ग्लेजिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लेजिंग इज व्हाट, नेक्स्ट इज ओपेक ग्लेजिंग। जैसे पीछे वाली क्या थी, ट्रांसपेरेंट, अब ये क्या है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ओपेक ग्लेजिंग। अब क्या है ओपेक ग्लेजिंग? ओपेक ग्लेजिंग को हम एनेमलिंग भी बोलते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज एनेमलिंग। इसमें हम बोरेक्स उठाते हैं, इसमें क्योलिन उठाते हैं, चौक उठाते हैं और कलरिंग मटेरियल उठाते हैं और उसको फायर कर देते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये जो हमारा बोरेक्स है ये मेल्ट कर जाता है, इट मेल्ट, और ये वॉइड्स के अंदर एंटर कर जाता है, इट एंटर्स इनटू द वॉइड। जिसके बाद ये एक फिल्म बनाता है या क्रीम बनाता है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्लिप। तो जो क्रीम बनी
इस मोल्टन मटेरियल से, उसको हम बोल देते हैं स्लिप। अब जो फुल्ली बर्न्ट अर्दनवेयर है हमारे, यानी क्ले के जो मटेरियल है, जिसको हम टेक्निकली इस मेथड में बोलते हैं बिस्किट। अब इन बिस्किट को डिप किया जाता है इस स्लिप के अंदर। दिस बिस्किट इज डिप इन दी स्लिप। ये जो बिस्किट है यानी जो क्ले के मटेरियल है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ग्लेज ऑन दी सरफेस। ये जो लेयर होती है ये ओपेक होती है, जैसे पिछली वाली लेयर ट्रांसपेरेंट थी, ओपेक थी, इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, ओपेक ग्लेजिंग। तो आपको तीन तरह की ग्लेजिंग बतानी थी, एक ओपेक ग्लेजिंग, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग और हमारी तीसरे तरह की ग्लेजिंग थी लेड ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है और तीनों तरह की ग्लेजिंग आपको यहाँ पे बता दी। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का दूसरा पार्ट। सो व्हाट आर द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ द एफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक। क्लियर है। पहला, क्या कॉजेज है इसके, कॉजेज है इसका एल्कली। सो बिकॉज ऑफ द एल्कली प्रेजेंट इन द ब्रिक्स, when the bricks comes in contact with the moisture, water is absorbed and the alkali crystallizes. On drying, gray or white powder particles appear on the surface of the brick. तो ये तो हमने बोल दिया कॉज ऑफ एफ्लोरेसेंस क्या है, एल्कली है। अब रेमेडीज क्या है इसकी, पहला, सेलेक्टिंग द प्रॉपर क्ले मटेरियल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एल्कली क्या हो, कम हो। प्रिवेंटिंग द मॉइस्चर टू कम इन कांटेक्ट विद द क्ले और यू कैन से ब्रिक। तो प्रिवेंटिंग द मॉइस्चर टू कम इन कांटेक्ट विद द ब्रिक, ब्रिक के कांटेक्ट में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफिंग कोटिंग, आप क्या करो, वाटर प्रूफिंग के कोटिंग लगा दो तो पानी कांटेक्ट में नहीं आएगा हमारे ब्रिक के। दूसरा, बाय यूजिंग वाटर रिपेलेंट मटेरियल इन दी मोटार, आप मोटार में क्या यूज करो, वाटर रिपेलेंट मटेरियल यूज कर लो। और बाय प्रोवाइडिंग द डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करोगे तो पानी हमारे कांटेक्ट में नहीं आएगा ब्रिक के। क्लियर है चीज। तो ये हमारा दूसरा सवाल था, सिंपल सिंपल सवाल है, खुद ही बता सकते हो। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब पहले सवाल का दूसरा पार्ट क्लियर। चलो अब क्या है ये, पहला तो रीजन मांग रहा है इसके, क्या रीजन मांग रहा है, फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट द कोड रेकमेंड्स टू यूज हाई टेंसाइल स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए कोड क्या रेकमेंड करता है, यूज ऑफ हाई टेंसाइल स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अच्छा भैया क्यों रेकमेंड करता है, वाई इट रेकमेंड्स। पहला, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो प्री स्ट्रेसिंग के लिए हमें चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्या क्या रीजन है, पहला, due to large pre-stressing force to be applied by the tendons, large bearing stresses get developed at the concrete ends by the anchoring devices. तो high strength concrete यूज करोगे उसमें permissible stresses ज्यादा होंगे। Bursting stresses at the end cannot be effectively resisted by the low strength concrete. तो आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट लगाना पड़ेगा। स्ट्रेस ट्रांसफर फ्रॉम द टेंडेंट्स टू द कंक्रीट टेक्स प्लेस ड्यू टू द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील। अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आ जाती है। अगर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं तो श्रिंकेज कंपैरेटिवली कम निकल के आती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं। हाई टेंसाइल स्टील क्यों यूज किया जाता है, टू अवॉइड द एक्सेसिव लॉस ऑफ द टेंडन ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील, क्रीप और श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करोगे तीनों लॉसेस कम हो जाते हैं। विद द यूज ऑफ लो टेंसाइल स्टील द नेट टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हिच इज ऑफरिंग for the required pre-stressing force will be very small, leading to the failure of the structure. तो अगर आपने लो टेंसाइल स्टील यूज किया, लॉसेस के बाद जो स्ट्रेस बच जाएगा वो कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर को फेल करा देगा। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस वेरीज इन द रेंज ऑफ 200 से लेके 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर इनिशियल प्री स्ट्रेस रेंज में हुआ कितना, 1000 से लेके 2000 नहीं, 2000 से लेके 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसमें से 200 से लेके 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लॉस हो भी जाता है, तब भी इसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ रखती है। क्लियर है। बहुत ही कॉमन सवाल है, आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, यू विल फाइंड दिस इन योर नोट्स itself। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि हेलिकली रीइंफोर्स्ड सर्कुलर columns have better compressive strength than that of similar columns with lateral ties. So helically reinforced circular column have better compressive strength than that of the similar column with lateral ties. अच्छा, हेलिकल रीइंफोर्समेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली अच्छी निकल के आती है। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, पहला, टाइड कॉलम क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज टाइड कॉलम। टाइड कॉलम, द मेन रीइंफोर्समेंट बार ऑफ द कॉलम आर कन्फाइंड बाय द लेटरल टाइज, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं टाइड कॉलम। दूसरा, स्पाइरल कॉलम्स क्या होते हैं या हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम्स क्या होते हैं, द रीइंफोर्सिंग बार्स ऑफ द कॉलम आर कन्फाइंड बाय द स्पाइरल टाइज running continuously throughout the length of the column.
तो टाइड कॉलम में भैया लेटरल टाइज कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा स्पाइरल कॉलम्स में ये जो हमारी टाई है, दे विल बी रनिंग इन स्पाइरल पैटर्न कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। अब ये बात बोलूं समझ में नहीं आएगी, हाउएवर आपने मेंस का पेपर दिया, पता होना चाहिए, बट फिर भी ये डायग्राम है आपके सामने। तो ये हमारा स्पाइरल रीइंफोर्स्ड कॉलम है। ऊपर इसका डायग्राम में प्लान है, नीचे आप इसकी सेक्शन बना के दिखा सकते हो अपने आंसर शीट के अंदर। यू कैन शो दिस इन योर आंसर शीट। अब क्यों बेटर स्ट्रेंथ होती है, अब इसकी बात करते हैं। पहला, जो हेलिकली रीइंफोर्स सर्कुलर कॉलम्स होते हैं, इसका रीजन क्या निकल के आता है। पहला, इन केस ऑफ दिस कॉलम सफिशिएंट डक्टिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द स्पाइरल टू द कोर ऑफ द कंक्रीट। जो स्पाइरल है कंक्रीट को सफिशिएंट डक्टिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आती है। Then spiral confine the concrete better, thus increases its resistance against axial compression. जो स्पाइरल है वो कंक्रीट को बेटर कन्फाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी रेजिस्टेंस है अगेंस्ट कंप्रेशन वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जो स्पाइरल्स हैं वो टफनेस और डक्टिलिटी बढ़ा देते हैं हमारे कॉलम की। जो कोलैप्स होता है स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम का, वो अकर करता है बाय द यील्डिंग ऑफ द स्पाइरल टाइज, इसलिए आपको स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम की आफ्टर spelling out of the outer shell concrete can exceed the ultimate load in case the amount of the spiral reinforcement is such that the load carrying capacity contributed by the spiral tie is more than the makeup of the loss in the load carrying capacity of the column due to spelling of the outer concrete shell। अभी अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है इस बात का मतलब क्या है, कोडल प्रोविजन ही है ये। जब स्पेलिंग होती है कंक्रीट की बाहर से, उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आपका जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है, ये जो स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो रहा है, इसको काउंटरएक्ट कर देता है। तो स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है वो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट देने के बाद कंपैरेटिवली काउंटरएक्ट हो जाती है, इसीलिए इस कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, हमारे कोड के हिसाब से 5% ज्यादा होती है। दूसरा, कंडीशन भी पता होगी आपको, यू शुड नो द कंडीशन कि कब 5% लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, when the 5% load carrying capacity comes out to be comparatively more। तो मेरे हिसाब से सबने ये कंडीशन कर रखी होगी। इनफैक्ट इस बार तो थ्योरी में पूछा है, वैसे न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। इस बार तो थ्योरी में पूछा है, वैसे न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट दिस कंडीशन, आगे भी काम आ जाएंगे ये कंडीशन। तो कब आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी, 5%। व्हाट द कंडीशन अवेलेबल, कंडीशन है आगे, नहीं है कंडीशन आगे तो मैं खुद ही बता देता हूँ। पेज ऐड करते हैं। तो अगर हम कंडीशन की बात करें, व्हाट इज द कंडीशन, तो कंडीशन हमारी ये है 5% कैपेसिटी कब ज्यादा मिलेगी, 5% कैपेसिटी तब ज्यादा मिलेगी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट पर यूनिट कॉलम लेंथ पर यूनिट कॉलम लेंथ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोर is greater than equal to 0.36 FCK by FY into AG upon area cross section area of the column, area of the core minus। So this is the condition as per our code। हमारा कोड बोलता है कि जो स्पाइरल कॉलम है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको 5% ज्यादा मिल जाएगी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इफ दिस कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। एजी का मतलब ग्रॉस एरिया है हमारा, ए कोर का मतलब कोर का एरिया हमारा, दिस इज द एरिया ऑफ द कोर। तो अगर आपको एरिया लिखना है कोर का तो लो ये भी मेंशन कर देते हैं, सो डाया ऑफ द कोर का होल स्क्वायर। तो आपको ग्रॉस एरिया लिखना है पाई बाय 4 ग्रॉस डायमीटर का होल स्क्वायर। हो गया सवाल खत्म आपका। तो सारे बच्चों वाले सवाल थे अभी तक तो, ऑल द प्रॉब्लम्स वर कंपैरेटिवली सिंपल, कोई बड़ा इशू नहीं था, नथिंग बिग। चलो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, the rafter member of the truss consists of two angles ISA 75-75-8 placed back to back both sides of the gusset of the thickness 10 mm. It carries a factored axial compressive force of 200 kN। Determine the number of 16 mm diameter 4.6 grade ordinary bolts for the joint। Assume E 250 grade of steel and cross section area in the threaded part of 16 mm diameter bolt is 157 mm square। Use KB equals to 0.49, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 दे रखी है, यूज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन।
ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपको बना के दे रखा है क्योंकि इसमें बनता नहीं, ये सवाल का पार्ट नहीं था। दिस इज द सिचुएशन। जो गजट प्लेट है उसकी थिकनेस 10 mm दे रखी है, दो एंगल लगा रखे हैं। लोड कितना लगाया? लोड लगाया, फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड लगाया 200 किलो न्यूटन का। क्या पूछ रहा है? कितने नंबर ऑफ बोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी? कंप्रेसिव लोड लगाया, कितने बोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पेज ऐड किया, पेज ऐड किया, आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल है, मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ इसलिए डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। पहले हम क्या निकाल सकते हैं? पहले पार्ट में निकालते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो पहले पार्ट में निकाला है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ शेयरिंग स्ट्रेंथ ठीक है, आ जाओ। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ, बोल्ट किसके अंदर रहेंगे यहाँ पे? जो हमारे बोल्ट है वो किसके अंदर रहेंगे यहाँ पे? बोल्ट विल बी इन व्हाट? सिंगल शेयर, डबल शेयर? जो हमारा बोल्ट लगेगा वो सिंगल शेयर में लगेगा, डबल शेयर में रहेगा? बैक टू बैक बोथ साइड्स लगे, गजर प्लेट के लगे, इट कैरीज अ फैक्टर्ड लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो डबल शेयर में है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालो बोल्ट की, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज टू बी कंप्यूटेड। सिंप्लीफाई करके बताइए इसे फटाफट। तो एंगल सेक्शन बैक टू बैक रखे हुए, शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ लीजिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिजाइन कैसे करते हैं? सो VDSB is equal to what? VDSB is VNSB. VNSB divided by what? VNSB partial factor of safety, गामा एम बी। और VNSB कैसे लिखेंगे? VNSB लिखेंगे FUB डिवाइड बाय √3 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी NN इंटू ANB NS इंटू ASB। अब क्योंकि एंगल सेक्शन है, बोल्ट लगाया हुआ है आपने, कंप्रेसिव लोड है, आप मान सकते हो कि यू मे अज्यूम, सो अज्यूम 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 क्या अज्यूम कर सकते हो? NN की वैल्यू 2, NN की वैल्यू 2, दैट इज, जो हमारा ये मतलब हुआ कि both the shear planes both the shear planes passes through thread। अच्छा, आप एक थ्रेड और एक शैंक से भी पास करा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। NN की वैल्यू 2 हो गई, यानी NS की वैल्यू हो गई 0। सो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, तो अगर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालनी पड़े मुझे, कितना दे रखा है? ग्रेड 4.6 है मेरे पास, 400। तो 400, तो 4 इंटू 100 डिवाइड बाय √3 इंटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25, देन 2 ANB कितना होता है? 0.78 टाइम्स ऑफ ASB पाई डी, डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 16 mm, 16 mm। सो पाए 16 स्क्वायर बाय 4, वैल्यू आएगी न्यूटन में, न्यूटन को कन्वर्ट कर दो किलो न्यूटन में। सो यार न्यूटन विल बी कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे 58 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 58 किलो न्यूटन। तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई बोल्ट की। दूसरा, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट किसके बराबर होती है? VDPB, स्टैंडर्ड नोटेशन। दिस इज इक्वल टू व्हाट? VNPB डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
वी एन पी बी किसके बराबर है? 2.5 टाइम्स ऑफ के बी डी इंटू टी इंटू एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात आगे रुक गई किसके ऊपर? बात आगे रुक गई, आपको के बी निकालना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो पता चल जाएंगी। व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी। अब के बी निकालना है, के बी क्या होता है? मिनिमम ऑफ 4 पैरामीटर्स। के बी होती है ये मिनिमम ऑफ 4 पैरामीटर्स होती है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो के बी इज मिनिमम ऑफ व्हाट? दे रखा है क्या के बी? दे रखा है, अरे वाह बड़ा, मैं तो कैलकुलेट करके दे रहा था, इससे बोला के बी मानो 0.49। आसान कर दिया, बड़ा सवाल है यार इसने। तो जब सवाल ही आसान कर दिया तो फिर क्या बचा? तो 2.5 इंटू 0.49, डाया कितना है? 16। थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, जो गजट प्लेट है वो कितनी है? जो गजट प्लेट है वो 10 mm की है, और दोनों मिला के 8-8 mm की, यानी 16 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 mm। एफ यू कितना है प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ? प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से ई 250 है, ई 250 है, इसके लिए एफ यू कितना होगा? अगर ई 250 है, अब ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एफ यू होगा इसके लिए 410 डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25, न्यूटन को बदल देंगे किलो न्यूटन में, तो न्यूटन को बदल दिया जाएगा किलो न्यूटन के अंदर। सिंप्लीफाई करके निकाल लो, ये 64 के आसपास वैल्यू आती है। दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 64.3 किलो न्यूटन। पेज ऐड किया तो बोल्ट वैल्यू क्या होगी? तो बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट also termed as bolt value, VDB, is minimum of these two, VDSB and VDPB, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, और डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, इन दोनों का मिनिमम होता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो 58 और 63.4, सो मिनिमम ऑफ 58 एंड 63.4 किलो न्यूटन। तो कितनी है मिनिमम वैल्यू? 58 किलो न्यूटन। आपको लोड कितना कैरी कराना है? लोड कैरी कराना है आपको 200 किलो न्यूटन का। अगर लोड कैरी कराना है 200 किलो न्यूटन का, तो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड कैन बी कंप्यूटेड। सो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड कैन बी कंप्यूटेड। निकालो नंबर ऑफ वोल्ट्स कितने लगेंगे। सो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड, तो कितने वोल्टों की रिक्वायरमेंट है हमें? 200 किलो न्यूटन, 58 एक वोल्ट की स्ट्रेंथ है, तो वैल्यू आ गई कितनी? सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.4, तो 4 वोल्ट लगेंगे। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। सो 4 वोल्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। So problem was simple only. नोट कर लो फटाफट। चले, चलो चलो अगला पार्ट क्या है? A bar specimen of 38 mm diameter was subjected to a pull of 98 kilonewton during a tensile test. ठीक है। The extension on the gauge length was 200 mm was measured to be this much. गेज लेंथ दे रखे 200 mm की। चेंज इन डायमीटर आ गया आपका, टेंशन है तो डिक्रीज हुआ। डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इन बार स्पेसिमेन। इससे सिंपल सवाल क्या होगा? पुल कर रहे हो टेंशन में, डायमीटर कम हो जाएगी, गेज लेंथ आपको दे रखी है, गेज लेंथ हैज बीन गिवन टू यू। अब क्या क्या पूछा है निकालते हैं एक एक करके। पहले पूछा है पॉइजन रेशियो अगले ने, तो पॉइजन रेशियो पूछा है, पेज ऐड किया, सॉल्यूशन। सो पहला पार्ट पॉइजन रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ द पार्ट इज पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो इज म्यू। तो पॉइजन रेशियो इज म्यू किसके बराबर होगा? माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइड बाय
longitudinal strain. So lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain कितना होगा? Change in diameter to the original diameter. So change in diameter to the original diameter divide by change in length to the original length. चलो वैल्यू कितनी आई है? चेंज इन डायमीटर था हमारा 0.0048. ओरिजिनल डायमीटर कितना था? ओरिजिनल डायमीटर था हमारे पास 38. चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ कितनी बताई अगले ने? 0.092. ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 200. So Poisson's ratio comes out to be how much? 0.2746. So this is the Poisson's ratio of the bar specimen. चले नोट करो, अगले पेज पे जाना है. चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So modulus of elasticity E. So modulus of elasticity is equal to what? Stress by strain. सिंबल चेंज कर सकते हो. So stress by strain. So stress by strain. So this is equal to P by A. Change in length to the original length. तो लोड कितना दिया भैया? 98 किलो न्यूटन. So 98 किलो न्यूटन. So 98 किलो न्यूटन इंटू 1000 न्यूटन. लंबाई 200 mm. तो लंबाई 200 mm डिवाइड बाय एरिया π/4 d स्क्वायर 38 का होल स्क्वायर. चेंज इन लेंथ 0.092. सॉल्व करते हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है हमारी, ये न्यूटन में कन्वर्ट कर दो किलो न्यूटन में. सो इट कम्स आउट टू बी 187.85 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये दूसरा पार्ट बन गया सवाल का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है ये आपसे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. सो थर्ड पार्ट. सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. So modulus of rigidity. So modulus of rigidity relationship use करेंगे. E is equal to 2G into 1 plus mu. So G is equal to E upon 2 1 plus mu. So this is equal to 187. 187.85. 187.85 divided by 2 into 1 plus 0.2746. 0.2746. तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. So if we simplify this, it comes out to be 73.7 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. थर्ड पार्ट. लास्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय K. E is equal to 3K into 1 minus 2 mu. K की वैल्यू कितनी है? E upon 3 1 minus 2 mu.
ई की वैल्यू कितनी है 187.85 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 - 2 इंटू 0.2746। बच्चों वाला सवाल है तो बल्क मॉडुलस आ गया। तो 138.8 किलो न्यूटन पर mm²। तो ये पूरा सवाल हो गया। नोट करो फटाफट। नोटेड। चले चलो देखो, तो पहला सवाल ही खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो पहले सवाल का ई पार्ट का पहला पार्ट क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ द नीड स्केच ऑफ अ टिपिकल ग्रेडिंग कर्व डिस्क्राइब द टर्म गैप ग्रेडेड एग्रीगेट। ये सॉइल में भी कर रखा होगा आपने। एंड द एडवांस इफेक्ट ऑफ यूजिंग सच टाइप ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट। पहला पार्ट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको आइडिया देता है अबाउट द टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट सिग्निफाइज मींस वेरियस साइज ऑफ द पार्टिकल यूज्ड इन द मिक्सचर। ग्रेडेशन के बिहाफ पे आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो या एग्रीगेट को क्लासिफाई कर सकते हो, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड को स्किप ग्रेडेड भी बोला जाता है। अगले ने बोला कर बना के दो, कर बना के दे दी। देखो तीन तरह की कर्व है ए बी सी। जो ए है हमारी वेल ग्रेडेड है, बी हमारी पुअरली ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड क्यों, इट इज हैविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो बी वाली सॉइल है इट इज हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिटेड साइज ऑफ पार्टिकल। और वो सॉइल जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल रीजन मिल जाए, इसका मतलब इस रीजन के जो पार्टिकल साइज है वो मिसिंग है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं गैप ग्रेडेड या स्किप ग्रेडेड सॉइल। अगर आपको फ्लैट पोर्शन मिल जाए, ये गैप ग्रेडेड या स्किप ग्रेडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, परमिबिलिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी, सीपेज स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, पुअर सीपेज स्टेबिलिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी पुअर हो जाएगी, सेग्रीगेशन होगा, और वर्केबिलिटी में भी सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा इसके। तो ये इसके क्या निकल के आते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स निकल के आते हैं। दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये भी एक सवाल पूछा था आपसे। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। देख लो, वापस मेंशन कर लेते हैं इसको। चले चलो, नेक्स्ट क्या है, हाउ इज पीपीसी डिफरेंट फ्रॉम ओपीसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंग्रेडिएंट, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पीपीसी इन कंपैरिजन टू ओपीसी। बोल रहा है पीपीसी ओपीसी से अलग क्या होता है इंग्रेडिएंट के बिहाफ पे, और बताओ क्या एडवांटेज है पीपीसी का यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के इन कंपैरिजन टू ओपीसी। चलो भैया इंग्रेडिएंट बता देते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी बता रखे हैं, सीमेंट के अंदर पहला पॉइंट ही बताया जाता है
लाइम होती है, सिलिका होती है, एल्यूमिना होती है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, एल्कली होते हैं, टिन ऑक्साइड बोल सकते हो, प्लेटिनम ऑक्साइड बोल सकते हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल सकते हो, फॉस्फोरस ऑक्साइड बोल सकते हो। अब खूब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉम्पोजिशन मेजरली आप बता सकते हो कहाँ तक, एल्कली तक। जैसे 60 से लेके 65%, सिलिका 17 से लेके 25%, एल्यूमिनिया 3 से लेके 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से लेके 6%, मैग्नीशिया 0.5 से लेके 4%, एल्कली 0.5 से लेके 1.3%, लेस देन 1% भी लिख सकते हो। बाकी सारे माइनर इंग्रेडिएंट्स है। ये तो हमारे ओपीसी की कहानी हुई। अब अगर हम पीपीसी की कहानी करें, पीपीसी में क्या होता है, पीपीसी में हमारे जो ओपीसी के क्लिंकर्स हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, पोजोलोनिक मटेरियल के साथ। कितना, 10 से लेके 25%। 10 to 25% of the cement clinkers are replaced by what? By pozzolanic material। पोजोलोनिक मटेरियल खूब सारे होते हैं। पोजोलोनिक मटेरियल क्या हो सकते हैं हमारे, पोजोलोनिक मटेरियल हमारा फ्लाई ऐश होता है, राइसस ऐश हो सकती है, शेल हो सकती है, क्ले हो सकती है, सुर्खी हो सकती है। ये सब हमारे पोजोलोनिक मटेरियल होते हैं। पोजोलोनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, which themselves do not have any binding property, but when finely grinded in the presence of the water reacts with the lime and lead to the formation of the compound which possess the binding property, जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है और हमारा काम हो जाता है और पर्पस इज सॉल्व्ड। क्लियर है। अब इसके एडवांटेज क्या है, व्हाट द एडवांटेज, पहला, इसकी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बेटर होती है ओपीसी से, यानी परमेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या मिलेगी, कम मिलेगी। हीट ऑफ एवोल्यूशन कम होता है, क्रैक्स डेवलप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो मास कंक्रीट के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, पीपीसी को यूज कर सकते हो, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, क्रैक डेवलप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसकी वर्केबिलिटी कंपैरेटिवली अच्छी होती है, फिनिशिंग कंपैरेटिवली अच्छी निकल के आ जाती है। इट हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर, यानी सॉल्ट्स के अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली अच्छी होती है। इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आ जाती है इन कंपैरिजन टू दी शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे एडवांटेज ही है। इसका वेट कंपैरेटिवली कम निकल के आ जाता है, इट्स वेट कंपैरेटिवली कम्स आउट टू बी लेस। तो डेड लोड कम हो जाएगा, आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल हो जाएगी, योर कंस्ट्रक्शन कम्स आउट टू बी इकोनॉमिकल। तो ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। अब जाके आपका पहला चैप्टर खत्म, सॉरी पहला सवाल खत्म। बाकी सवाल भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद धीरे धीरे, आई एम अपलोडिंग ऑल दी प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीवन।